प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्यम उन्नयन योजना, क्या जरूरत क्या थी, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था पीएमएफएमई स्कीम को लेकर आने के लिए? अभी भी अपने यहाँ लगभग 60-70% जो भी फूड प्रोसेसिंग होती है वो रूरल एरिया या गाँव में होती है, 60-70%, और उसका भी 80%, ये मैं गवर्नमेंट का ही जो डेटा आपको बता रहा हूँ ना, ये गवर्नमेंट साइड का ही डेटा बता रहा हूँ, उसका भी 80% कहाँ से आता है? पेरेंटल बिजनेस। जिन लोगों का उस टाइम ही ये काम चल रहा है ना, वही काम कर रहे हैं। किसी की आटा चक्की चली आ रही है तो उनके बेटे आटा चक्की चला जाए, चक्की तो चला रहे हैं लेकिन मशीनें नहीं है उनके पास। मशीनें भी अगर कहीं से खरीद ली तो ब्रांडिंग कैसे करनी है, प्रमोशन कैसे करना है, इसको अब स्केल पे कैसे लेकर जाना है। कई सारे हम ब्रांड सब देखते हैं जो कि केवल मार्केटेड बाई होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड बाई कोई लोकल होता है। हमें उन्हीं को अपलिफ्ट करना है, हमें उन्हीं को फॉर्मलाइज करना है। फॉर्मलाइज करने के लिए क्या करना होगा? हमें उन्हें बताना होगा कि वो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को बढ़ा सकते हैं, बेच सकते हैं, बाहर भी बेच सकते हैं। केवल आटा पीसने के काम में नहीं है, मसाला पीसने नहीं, आप मसाला पीस के या आटा पीस के आप अपना ब्रांड भी बना सकते हो, आप उसे बाहर भी बेच सकते हो। या फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, अच्छा कोविड के टाइम पे लगभग सब कुछ बंद था ना, कोई एक इंडस्ट्री ऐसी थी जो चल रही थी, वो थी केवल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सबने सब कुछ बंद कर दिया था पर खाना किसी ने बंद नहीं किया था। आटा चक्की तब भी चल रही थी। फूड प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट इस वजह से भी ज़्यादा, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, फूड और फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड चीज़ों की रिक्वायरमेंट क्या होती है? ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है, नहीं बढ़ती जा रही है। फूड प्रोसेसिंग और फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज और बिजनेस, ये किस कैटेगरी में आ गया? ये जो आपने देखा था ना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, दूसरा क्या था? पहला तो एग्रीकल्चर था, दूसरा क्या था? इसमें माइक्रो कैटेगरी के जितने भी एमएसएमई का, केवल मैं माइक्रो की बात कर रहा हूँ। पीएमएफएमई में किसको कवर किया इन्होंने? माइक्रो। उन्होंने कहा ऐसे लोग या ऐसे बिजनेसमैन जिनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बैंकिंग सपोर्ट नहीं है, मार्केटिंग नहीं है, ब्रांडिंग नहीं है, हम उनकी लाइफ को अपलिफ्ट करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और हम वो चीज़ें कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? उनको चीज़ें प्रोवाइड की जा सकती है। सबसे पहले आप उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दो, आप उनको एजुकेट करो, उनको आप बताओ। दूसरा, अगर उनको अपनी चीज़ों को बढ़ाना है तो आप उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करो। विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे अच्छा, सब कुछ अच्छा है, मुझे राइस मिल ओपन कर लेनी चाहिए, पर राइस मिल ओपन करने के लिए मेरे पास पैसे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? तो यहाँ हमारा काम क्या है? हमें उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। और गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट उनको सब्सिडी के फॉर्म पे बैंक सपोर्ट देगी। हर लोगों को या किसानों को या छोटे छोटे गांव के लोगों को ये पता नहीं है कि कैसे किया जा सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने डीआरपी से अपॉइंट करे, जिसे क्या बोला जाता है? डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन। ये स्कीम कैसी स्कीम है? ये हैंड होल्डिंग स्कीम है। हैंड होल्डिंग क्या कहती है? ये नहीं आ सकते थे, मैं इनका हाथ पकड़ के इनके सपोर्ट के साथ इनको लेके जाना चाहता हूँ। आपको कुछ नहीं पता है, मैं आपका हाथ पकड़ के, हैंड होल्डिंग का क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी? एजुकेशन क्वालिफिकेशन को उन्होंने खत्म कर दिया, कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। कोई पुराना ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कोई पुराना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं हो तो भी चलेगा, ठीक है? तो फिर क्या चीज़ें होनी चाहिए? उसके पास होना चाहिए विजन, एक प्लान होना चाहिए, वो करना चाहिए। अगर वो करना चाहे तो उसको कितने पैसे खुद लेकर आने होंगे? उसको लेकर आने होंगे मार्जिन मनी के फॉर्म पे 10%। रिमेनिंग कौन देगा? बैंक देगा। और सब्सिडी गवर्नमेंट कितना देगी? टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 35%। और मैक्सिमम क्या होगा? 35%। और मैक्सिमम लिमिट क्या होगी? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए मैक्सिमम। अब किसी ने 30 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बनाया, 40 लाख रुपए का बनाया, तो भी उसको सब्सिडी कितने मिलेगी? 10 लाख रुपए मिलेगी। क्या क्या पेपर की रिक्वायरमेंट होती है? बेसिक डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है? पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, उसका एड्रेस प्रूफ हो गया, जिस प्रीमाइसेस पे वो काम करने जा रहा है वहाँ क्या चाहिए, उसका रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, खुद का हो तो वो अच्छी बात है। उसके अलावा उसके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उद्यम रजिस्ट्रेशन सबको पता है, सबको पता है ना? उद्यम रजिस्ट्रेशन किस चीज़ के लिए होता है सर? उद्यम रजिस्ट्रेशन कोई भी बताए? उद्यम रजिस्ट्रेशन क्यों चेक करते हो? क्या देखते हो उद्यम रजिस्ट्रेशन से? क्या बिजनेस करता है और क्या? इसके अलावा आप देखते हो कि वो किस कैटेगरी का है। सरकार ने बनाया, एमएसएमई बनाया है, वो माइक्रो स्मॉल है, मीडियम है, किस कैटेगरी का है, ठीक है? वो कब बना है, किस प्रोडक्ट पे काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है, किस ट्रेडिंग पे है, ठीक? यहाँ आप किसके लिए पैसे देने वाले हो? मैन्युफैक्चरिंग के लिए देने वाले हो। वो केवल ट्रेडिंग करता है,
आप उसका उद्यम देख के पता कर सकते हो कि वो ट्रेडिंग करता है या मैन्युफैक्चरिंग करता है। हर आपके पास आधार है, आपके पास आपका आधार है, नहीं आधार है? आधार किस लिए है आपका? आईडी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है? बैंकर हो। एक मिनट, ये क्या है मैडम? आधार क्या है? आईडी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है? अपना अपना आधार निकाल के एक बार देखना उसमें क्या लिखा हुआ, आईडी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ? यूनिक आइडेंटिफिकेशन। क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन। आईडी प्रूफ है। और आईडी प्रूफ है, ऐसे बिजनेस का भी एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पहले इसको क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था उद्योग आधार। उद्योग आधार बोलते थे, अब उसको क्या बोलने जाने लगा, उसको चेंज कर दिया उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन में सारी डिटेल्स होती है कि ये किस कैटेगरी का है, इसका टर्नओवर कितना था, वो किन किन चीज़ों पे अपने आप को पार्टिसिपेट करना चाहता है, इसके लिए होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो अगला डॉक्यूमेंट क्या होगा? उद्यम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद क्या होना चाहिए? अच्छा, फूड पे काम करना है तो आपके पास एक और सबसे इम्पोर्टेंट लाइसेंस क्या होना चाहिए? फूड लाइसेंस, फसाई लाइसेंस, FSSAI जो बोलते हैं फूड लाइसेंस। कितने कैटेगरी होती है सर फूड लाइसेंस की? सर मेरे पास, मैं फूड लाइसेंस अप्लाई करने आया हूँ, मैंने आपको अपना फूड लाइसेंस ला के दिखाया। मेरा टर्नओवर 25 लाख रुपए है। मेरा लाइसेंस कौन सा लाइसेंस होना चाहिए मेरे पास? आप बैंकर हो, आपको ये काम आना चाहिए, आपको पता होता है क्या होना चाहिए, कौन सा लाइसेंस होना चाहिए? सर आप बताओ, सीनियरिटी को वो करते हैं। सर बताओ कौन सा लाइसेंस होना चाहिए? सर हाँ सर आप बताओ। उसके पास स्टेट लाइसेंस होना चाहिए। हमें खुद भी पता होना चाहिए कि 12 लाख रुपए तक के टर्नओवर के लिए कौन सा वो होता है, रजिस्ट्रेशन अप्लीकेबल है। रजिस्ट्रेशन 12 लाख रुपए से ज़्यादा का टर्नओवर हो गया तो उसके पास होना चाहिए क्या? स्टेट लाइसेंस होना चाहिए। और टर्नओवर का क्राइटेरिया जब बढ़ जाता है, और स्टेट सप्लाई कर रहा है या बाकी चीज़ें जो टर्नओवर का क्राइटेरिया है उस पर, उसके बाद उसको सेंट्रल लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है। तो 12 लाख रुपए से अगर ऊपर है तो आप क्या देखोगे उसका? केवल इतने ही डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको। वो ऑनलाइन कौन अप्लाई करेगा? DRT के पास, जो भी एप्लीकेंट है वो DRT के पास जाएगा। जो भी नोडल एजेंसी है, जैसे मध्य प्रदेश में मैंने बताया हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, DRT के नंबर डले हुए हैं। आप PM-FME की साइट पे जाओगे, DRT की लिस्ट मिल जाएगी। आप उस DRT को कांटेक्ट करोगे, अगर कोई भी एप्लीकेंट आपके पास आता है, DRT आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के सबमिट करता है। अगेन वही प्रोसीजर फॉलो होता है। वो रिपोर्ट कहाँ जाती है? वो रिपोर्ट जाती है नोडल एजेंसी के पास में, वहाँ वो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, उसके बाद वो बैंक को फॉरवर्ड कर देते हैं। बैंक के पास केस आ जाता है, आप देखते हो, आपको लगता है कि हाँ ठीक है ये काम कर सकता है या अच्छा यहाँ CGTMSE कवरेज मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलता है नहीं मिलता? यहाँ मिलता है, ये CGTMSE कवरेज मिलेगा। CGTMSE के थ्रू भी इसको वो किया जा सकता है। दूसरा, इसको AIF के साथ क्लब भी किया जा सकता है। AIF क्या है? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और उसका क्या फायदा मिलता है? AIF में क्या मिलता है? 3% इंटरेस्ट रेट का सबवेंशन मिलता है, छूट मिलती है। तो कितना इसमें क्या दो चीजें हो जाती है। पहला, PM-FME में आप इसको किस किस प्रपोजल पे लेके जा सकते हो? पहला तो उसको 35% आप सब्सिडी दे सकते हो, और दूसरा क्या होता है? दूसरा उसको AIF के साथ आप क्लब कर देते हो तो उसको क्या मिल जाता है? इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाता है, 3% का इंटरेस्ट रेट की छूट मिल जाती है। ठीक है। सब्सिडी का पैटर्न क्या होगा? 35% सब्सिडी कौन कैसी होगी? बैक इंडेड सब्सिडी होगी। और सब्सिडी कितने बार में मिलेगी इसको? एक ही बार मिलेगी। ठीक है। सब्सिडी आ जाएगी जैसे आप PM-EGP या जब हम उसकी बात करते हैं वेयर हाउस की सब्सिडी नाबार्ड से मिलती है, वैसे ही यहाँ भी सब्सिडी को अपन ट्रीट करेंगे। ठीक है। PM-FME में समझ में। अच्छा, PM-FME में एक तो ये हो गया, ये किसके लिए हो गया? ये इंडिविजुअल के लिए हो गया। किसके लिए हो गया? ये इंडिविजुअल के। इंडिविजुअल की कैटेगरी में हम किसको किसको रखेंगे? इंडिविजुअल की कैटेगरी में चाहे वो इंडिविजुअल हो या FPO हो या FPC हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, SHG हो, इन सब के लिए। अगर कोई कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करता है, ठीक है, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर पे कौन? FPO, FPC, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अगर ये कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं तो इसका सब्सिडी का प्रोविजन और प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ सकती है। यहाँ प्रोजेक्ट कॉस्ट में मैक्सिमम सब्सिडी कितनी है? 10 लाख रुपए। पर कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में सब्सिडी कितनी हो जाएगी? 3 करोड़ रुपए। और मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या हो सकती है? 10 करोड़ रुपए। ठीक है। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है
सबसे पहले ऐसे देख लो, वेयर हाउस आ गया, सॉर्टिंग ट्रेडिंग आ गया, इंक्यूबेशन सेंटर आ गए। अगर ये कुछ कोई बनाता है, ठीक है, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करता है, कोई एफपीओ या एफपीसी या एसएचजी काम करते हैं कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो यहाँ मैक्सिमम सब्सिडी कितनी होगी? 3 CR, अप टू 3 CR। और प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या हो सकती है? 10 करोड़ रुपए, ठीक है। इसमें दो चीजें और भी है, एक सीड कैपिटल को लेकर बात होती है कि सीड कैपिटल क्या होता है। बैंक में सीड कैपिटल आपको बता देता हूँ, कभी कोई आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए, बैंकिंग से उसका कोई वो नहीं। तो मिनिस्ट्री, ये जो पीएमएफएमई स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की स्कीम है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, सर पहले मुझे सुन लो, ये आप बाद में लिखना। सीड कैपिटल समझ लो, कोई पूछे सीड कैपिटल क्या होता है तो ये आपको पता होना चाहिए। सीड कैपिटल किनको दिया जाता है? उन एफपीओ, एफपीसी और एसएचजी को दिया जाता है जो ऑलरेडी फूड प्रोसेसिंग पे काम करती है, जो फूड प्रोसेसिंग पे काम कर रहे हैं, जैसे जो भी एफपीओ, एफपीसी या एसएचजी होते हैं, जो एग्जिस्टिंग जिनकी एक्टिविटी फूड प्रोसेसिंग है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग उनको ग्रांट के फॉर्म में पैसे देती है। किसको देती है? उन एसएचजी को पैसे देती है। बेसिकली एसएचजी के लिए होता है ये सीड कैपिटल। ऐसे समझो, ये एक एसएचजी है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एसएनए, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग देता है एसएनए को, एसएनए आइडेंटिफाई करता है उस एसएचजी को, जो एसएचजी इस पे ऑलरेडी काम कर रही है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग पे। ये एसएचजी यहाँ एक और हो जाता है, इसको बोला जाता है डे NRLM या SLRM। ये पता है ना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, और NRLM रूरल लाइफ मिशन असिस्टेंट। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एसएनए को देता है, एसएनए इनके पास देता है, ये देते हैं उन एसएचजी को। और एसएचजी किसको देता है? 40-40 हज़ार रुपये अपने मेंबर को देता है। किसके लिए? वर्किंग कैपिटल और छोटे टूल्स खरीदने के लिए। और ये एसएचजी किस चीज़ के लिए देते हैं? ये एसएचजी को कैसे देते हैं? ये ग्रांट देते हैं। गवर्नमेंट क्या देती है? इनको ग्रांट देती है। और ये ग्रांट को कैसे देते हैं? अपने मेंबर्स को लोन के फॉर्म पे देते हैं। और ये जो भी लोन इकट्ठा होता है, ये इनका कॉर्पस का काम करता है, एसएचजी के लिए कॉर्पस का काम करता है। यहाँ बैंकर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उस दिन जब सर ने कहा था मुझसे सीड कैपिटल को लेकर, मैंने इसलिए कहा था सीड कैपिटल पे आपका यहाँ कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग किसको देता है? स्टेट नोडल एजेंसी को देता है। स्टेट नोडल एजेंसी NRLM को देता है। ये एसएचजी को देते हैं, एसएचजी अपने मेंबर्स को देता है 40,000 रुपये सीड कैपिटल के फॉर्म पे। अब आप इस एसएचजी को भी फंडिंग दे सकते हो। आपकी पीएमएफएमई की जो फंडिंग है ना, सीड कैपिटल के अलावा भी आप इस एसएचजी को भी आप फंडिंग दे सकते हो। और एसएचजी के साथ साथ आप उसके मेंबर भी, आपके लिए एसएचजी भी एक यूनिट कंसिडर की जाएगी और उसके मेंबर्स भी अलग। सपोज करो कोई एसएचजी है जिसके 10 मेंबर्स हैं, तो एसएचजी एक मेंबर अपने आप में माना जाएगा। उसके जो 10 मेंबर्स हैं, जो महिलाएं हैं, जो भी हैं, वो 10 अलग अलग यूनिट भी कंसिडर की जाएगी। तो आप 11 लोगों को एक साथ पीएमएफएमई का लोन कर सकते हो, ठीक है। एक तो आप एसएचजी को करोगे जो मेन यूनिट है, उसके मेंबर्स को भी आप चाहो तो कर सकते हो। अगर आपने किसी एसएचजी को आइडेंटिफाई कर लिया, आपको लगता है कि ये काम करने वाले हैं, ये लोग एक्चुअली काम करना चाहते हैं, तो आप एसएचजी के साथ साथ आप किसको दे सकते हो? उसके मेंबर्स को भी दे सकते हो, ठीक है। ये हो गया सीड कैपिटल। इंक्यूबेशन सेंटर क्या कहलाते हैं? इंक्यूबेशन सेंटर जहाँ ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है लोगों को अवेयर कराने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, उनको चीज़ों को स्कीम को बताने के लिए, फूड प्रोसेसिंग होती क्या है वो, इसके लिए भी गवर्नमेंट ग्रांट के रूप में देती है इंक्यूबेशन सेंटर के लिए पैसा, ठीक है। ये तो सीड कैपिटल और इंक्यूबेशन सेंटर ये दोनों अलग चीज़ हो गई। वेयर हाउस, सॉर्टिंग, ट्रेडिंग। इंक्यूबेशन सेंटर अगर आप इसको कॉमर्शियल पर्पज के लिए बनाते हो तो इसमें सब्सिडी जो मिलती है वो आपको पूरी की पूरी उस फॉर्म में मिल जाती है अप टू 3 CR तक। नहीं मैडम, सीड कैपिटल मैंने बताया ये ग्रांट है जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग किसको देता है? ऐसे एसएचजीज को देता है जो ऑलरेडी फूड प्रोसेसिंग पे काम कर रहे हैं और उनके जो भी मेंबर्स हैं वो अपने लिए वर्किंग कैपिटल या छोटे टूल्स परचेज करना चाहें वो परचेज करें। यहाँ आपका कोई रोल नहीं।